नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से। आपको बता दें, बीएसपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई है। 40 स्टार प्रचारकों के लिस्ट में नाम है। बसपा प्रमुख मायावती, आकाश आनंद समेत कई दिग्गजों के नाम इस लिस्ट में हैं। 3 मुस्लिम चेहरे भी इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं। तो लोकसभा चुनाव 2024 में अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए बसपा ने पूरी तैयारी कर ली है। इस बार बसपा सुप्रीमो मायावती के अलावा उनके उत्तराधिकारी आकाश आनंद, सतीश मिश्र और कई वरिष्ठ नेता प्रचार अभियान की कमान संभालेंगे। पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। मायावती खुद यूपी के अलावा अन्य प्रदेशों में भी ताबड़तोड़ रैलियां करेंगी। पहले चरण की सीटों पर चुनाव प्रचार के लिए पार्टी द्वारा घोषित स्टार प्रचारकों में बसपा प्रमुख मायावती और नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद, राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, मुनकाद अली, राजकुमार गौतम, शमशुद्दीन राइन, सूरज सिंह जाटव, सतपाल पीपला, नरेश गौतम, रवि सहगल, रणविजय सिंह, सुरेश आर्य, विजय सिंह, सतपाल सिंह, पुष्पांकर पाल और जफर मलिक जैसे नेताओं के नाम हैं। बताया जा रहा है कि मायावती 6 अप्रैल को नगीना लोकसभा सीट से अपने प्रचार अभियान का आरंभ कर सकती हैं। इस जनसभा में उनके भतीजे आकाश आनंद भी मौजूद रहने की उनकी संभावना जताई जा रही है। तो फिलहाल इस वक्त की जो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीएसपी ने 40 स्टार प्रचारकों के नाम की लिस्ट जारी कर दी है और इसमें कई बीएसपी के दिग्गज नेताओं के नाम शामिल हैं। मायावती, आकाश आनंद समेत कई दिग्गजों के नाम इसमें शामिल हैं। 3 मुस्लिम चेहरों पर भी मायावती ने इस बार दांव खेला है। बसपा में इस वक्त की जो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि बसपा की जो लिस्ट है स्टार प्रचारकों की वो जारी हो गई है और स्टार प्रचारक में 3 मुस्लिम चेहरे भी शामिल किए गए हैं। 40 नाम इस लिस्ट में हैं और इसमें कई दिग्गज नेता बसपा पार्टी के जो हैं उनका नाम इसमें शामिल है। मायावती की बात कर लें या आकाश आनंद की बात कर लें। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सिद्धार्थ प्रताप सिंह जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सिद्धार्थ, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, बसपा ने कहीं ना कहीं अब अपने जो स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी। इसमें सबसे पहले बसपा सुप्रीमो मायावती का नाम है, उसके बाद आकाश आनंद, सतीश मिश्रा और मुनकाद अली सबके नाम है। तो कहीं ना कहीं सर्जन सुखाए की बात करने वाली बसपा, उसमें भी कहीं ना कहीं यही दिख रहा है कि सब पूरी तरीके से सोशल इंजीनियरिंग का इसमें पालन किया गया है और सबका नाम जो हर जात से लोगों को रखा गया है। और सब विश्वनाथ पाल की बात कर रहे हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष है, उनका भी नाम है। और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है इस सूची में पूरी तरीके से कि जिस तरीके से आकाश आनंद को अब कहीं ना कहीं उनको आगे बढ़ाया गया है और आकाश आनंद को दूसरे नंबर पर लिस्ट में उनका नाम रखा गया है। तो कहीं ना कहीं बसपा ये मैसेज पास आउट करना चाहती है कि तो उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है और उनके उत्तराधिकारी अब आकाश आनंद है। तो कहीं ना कहीं बसपा की ये कोशिश है कि चुनाव में अपनी खोई हुई जमीन वापस पाई जाए और ये कोशिश है कि जो उनका वोट बैंक है, जो उनका खुद का वोट बैंक है, जो कोर वोटर है, उसको वापस लाया जाए। उनकी ये कोशिश है कि जिस तरीके से बीएसपी, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पीडीए पर जोर दे रही है, उसी तरीके से बीएसपी ये कोशिश करेगी जो ये फार्मूला समाजवादी पार्टी का है वो कहीं ना कहीं उसका फायदा उसको मिले और कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से सूची में वो दिख रहा है और ये कोशिश की जा रही है और इस सूची में सबको रखा गया स्टार प्रचारकों को। लेकिन बिल्कुल सिद्धार्थ, सवाल मेरा यही था कि यूपी में अगर इस बार के लोकसभा चुनावों को देखा जाए तो काफी तगड़ा मुकाबला। एक तरफ समाजवादी पार्टी पीडीए का गठन करके उसने एक तरफ मुकाबला बढ़ा दिया है, दूसरी तरफ अभी हाल ही में पीडीएम भी हमने देखा। तो इस तरीके से मुकाबला बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाला है और इसमें अगर मायावती की बात करें तो दलित वोटों के लिए उनको जाना जाता है। तो इसका फायदा आपको कितना मिलता हुआ यहाँ पर बसपा को दिख रहा है यूपी में? देखिए बसपा ये कोशिश करेगी कि कहीं ना कहीं उसका जो कोर होता है वो वापस आए। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कोर वोटर जो है वो वापस आए और उसको लाने की ये कोशिश होगी। और एक चीज जो अल्पसंख्यक वोटर है उसको साथ लाया जाए और सबको साथ लेकर एक मजबूती से चुनाव लड़ा जाए और ये कोशिश की जाए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाए। जिस तरीके से सतीश मिश्रा को स्टार प्रचारक बनाया गया है तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण वोट बैंक पर भी उनकी नजर है और ये है कि अगर पिछड़ा, दलित और अगले तीनों मिल जाते हैं किसी सीट पर तो कहीं ना कहीं समीकरण अच्छा बैठ जाएगा। ऐसी कोशिश की जा रही है बीएसपी द्वारा।
तो कब देखना ये है कि कितना कुछ होता है और आने वाले समय में क्या होता है। लेकिन एक चीज लगातार जो सबकी नजर है, आकाश आनंद की बात करें तो आकाश आनंद को कहीं ना कहीं अब आने वाली पीढ़ी के जो नेता हैं, उत्तराधिकारी हैं, उनको घोषित कर दिया गया है। और एक चीज, लोकसभा चुनाव में उनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। और पश्चिम से जल्द ही आकाश आनंद बसपा सुप्रीमो के साथ प्रचार करते हुए आपको दिखेंगे और उनके साथ मंच साझा करेंगे। उनके साथ सतीश मिश्रा भी मौजूद रहेंगे। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बीएसपी इस मूड में है कि जो समाजवादी पार्टी से पिछली बार तो ये कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी जो उनके साथ लड़ी थी तब कहीं ना कहीं उनको फायदा हुआ था, लेकिन इस बार ये कोशिश है कि वो अकेले चुनाव लड़ रही है और पूरी तरीके से वो ये दिखाना चाहते हैं कि बसपा हमेशा मजबूत पार्टी थी। सिद्धार्थ, अगर हम पिछली बार के लोकसभा चुनावों की बात करें तो जो पहले फेज की वोटिंग होने वाली है आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर, जिन 8 सीटों पर उनमें 3 में बीजेपी की बढ़त है और वहीं पर समाजवादी पार्टी और बसपा का जो हमने वोट बैंक देखा है वहां पर बहुत अच्छा है। अगर पहले फेज की वोटिंग की बात करें तो जिन 8 सीटों पर पहले फेज की वोटिंग होने वाली है, तो आपको क्या लगता है कि इस बार के लोकसभा चुनावों में कितनी अच्छी परफॉर्मेंस रहने वाली है या फिर किसी ना किसी बात का घाटा होगा बसपा को? देखिए, एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है बीएसपी की सबसे महत्वपूर्ण जो उनका हर सीटों पर ये कोशिश होगी कि उनका जो कोर वोटर है वो उनके साथ है। अगर कोर वोटर और आगड़ा अगर वो बसपा के साथ जाता है तो बसपा की तस्वीर अलग होगी और वो समाजवादी पार्टी से आगे हो जाएगी। अब देखना ये है कि बीएसपी पहले ये कोशिश कर रही है कि उसकी लड़ाई त्रिकोणीय हो, कहीं ये ना हो जाए जिस तरीके से लगातार समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि बीएसपी कहीं लड़ाई में नहीं है, लेकिन अब ये कोशिश इनके द्वारा की जा रही है कि लड़ाई त्रिकोणीय हो जाए। अगर त्रिकोणीय हो जाएगी तो जो एसपी वोटर है, वो जो इसका कोर वोटर है, वो अगर बसपा के साथ चला जाता है और कुछ अगला वोटर अगर बसपा के साथ चला जाता है तो काफी कुछ बदला हुआ दिखेगा आपको। और एक चीज है, पश्चिम में बसपा हमेशा मजबूत रही है और हमेशा अच्छा। ठीक है सिद्धार्थ, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। सांसद संजय सिंह को जमानत मिलने पर आम आदमी पार्टी के मेरठ कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने नई बस्ती चौहानपुरी में साथियों के साथ लड्डू वितरित कर जश्न मनाया। जिलाध्यक्ष अंकुश चौधरी ने कहा कि इंसाफ का पहला पन्ना लिख चुका है, सच की गवाही दी जा चुकी है और कैद में था जो सूरज वो आसमान पर आ चुका है। आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश करने वाली भाजपा सरकार के मुंह पर न्याय के सबसे बड़े दरबार ने जोरदार तमाचा दे मारा है। संजय सिंह को जमानत मिल गई है। भाजपा सरकार की ईडी ने आखिरी तक कोशिश की मगर सच का कद इतना ऊंचा था कि 100 बहाने छोटे पड़ गए। ये तो बस शुरुआत है, धीरे ही सही मगर इस तानाशाह और तानाशाही का अंत होने में अब ज्यादा देर नहीं है। तो संजय सिंह को जमानत मिल गई है और आज थोड़ी ही देर में इनकी रिहाई हो जाएगी। आपको बता दें, इसी पर आम आदमी पार्टी की तरफ से तमाम प्रतिक्रियाएं दी जा चुकी हैं और आम आदमी पार्टी अब आगामी लोकसभा चुनावों में ये इस मुद्दे को भुनाने की जरूर कोशिश करेगी, ये दिखाने की कोशिश करेगी कि देखिए जो तमाम नेता हैं जिन पर ईडी का शिकंजा कसा गया है वो बेबुनियाद थे, उन पर झूठे आरोप लगाए गए थे और इसी का नतीजा है कि संजय सिंह को जमानत मिल गई है, संजय सिंह की रिहाई कर दी गई है। और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से ये सांत्वना भी जनता को जरूर देने की कोशिश की जाएगी कि जिस तरीके से संजय सिंह जेल के बाहर आ गए हैं उसी तरीके से आम आदमी पार्टी के जो अन्य नेता जेल में बंद हैं वो भी जल्द से जल्द बाहर आ जाएंगे। तो आगामी लोकसभा चुनावों में संजय सिंह की इस जमानत का कितना फायदा मिलता है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनव्वर चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनव्वर, अंकुश चौधरी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है बीजेपी पर, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, अंकुश चौधरी मेरठ आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं और वो पहले से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर हो, संजय सिंह जिलाध्यक्ष सांसद है उनको लेकर हो या मनीष सिसोदिया को लेकर हो। उन्होंने कई बार दिल्ली के लिए मार्च भी किया है, लेकिन इस बार संजय सिंह की जमानत होने के बाद वो साफ तौर पर ये कहते दिख रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है वो गलत है। इन जो नेता है इनके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं है, गलत तरीके से गिरफ्तारियां हो रही हैं, गलत तरीके से जेल में रखा जा रहा है। हालांकि तमाम बातों को लेकर जो अंकुश चौधरी थे यहाँ पर बोले हैं, लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर चीजें सब गलत हैं तो फिर गिरफ्तारियां क्यों हो रही हैं। और इस पर जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि सब मैनिपुलेट है,
और भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने कहीं ना कहीं दोषी ठहराया है इसमें। हालांकि अब जो है जमानत हो चुकी है। उनका कहना यह है कि जल्द ही कहीं ना कहीं जो अरविंद केजरीवाल हैं उनको भी जमानत मिल जाएगी। और इसी के साथ एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि संजय सिंह की इस जमानत का आगामी लोकसभा चुनावों पर कितना प्रभाव देखने को मिल सकता है आम आदमी पार्टी में? देखिए, चूंकि संजय सिंह अच्छे वक्ता हैं, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं, चाहे निकाय चुनाव की बात कर लें या फिर यहाँ पर विधायक के चुनाव की बात कर लें, और कई बार लखनऊ जाते हुए विवादित बयान उन्होंने दिए हैं और पुलिस ने भी पहले उनको चेतावनी दी थी। हालांकि वो बाहर आ गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर आरोप ये है कि वो किसी भी वक्ता को आम आदमी पार्टी के ऐसा बोलने नहीं देना चाहते हैं जो सभाओं में जाकर बोले और अपना भाषण दे। अब चूंकि जेल का एक्सपीरियंस करके संजय सिंह आए हैं तो कहीं ना कहीं मंचों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अब वो भारतीय जनता पार्टी पर आक्रामक होंगे और इसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिलेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं दिशाहीन हो गई थी और नेतृत्व जो था वो कहीं ना कहीं जेल में चला गया था और तीन जो बड़े लीडर थे आम आदमी पार्टी चर्चा लीडर वो जेल में थे। संजय सिंह आ गए हैं तो लगता है कार्यकर्ताओं को संभालेंगे और जो जनसभाएं होने वाली हैं इंडिया अलायंस की, उनमें कहीं ना कहीं भागीदारी उनकी होगी और जो आक्रामक रूप उनका होगा वो देखने को मिलेगा, क्योंकि वक्ता भी अच्छे हैं और पूरा एक्सपीरियंस वो जेल से लेकर आ रहे हैं। जेल में किस तरीके से क्या हुआ, ईडी और सीबीआई के ऊपर वो किस तरह से लाछन लगाएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। जी मनव्वर, अगर हम यूपी में आम आदमी पार्टी की स्थिति की बात करें तो क्या लगता है आपको, कितनी मजबूत है पार्टी यूपी में? देखिए, यूपी में खास मजबूती नहीं है आम आदमी पार्टी की, क्योंकि पहले ही यहाँ जो 4 दल हैं, खासतौर से 3 दल बहुत सक्रिय हैं, भाजपा, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। इसके अलावा जितने भी दल हैं, चाहे कांग्रेस की बात कर लें, उधर नेशनल पार्टी है, आम आदमी पार्टी की बात कर लें, AIMIM थोड़ा सा वर्चस्व दिखाना शुरू किया है, उन सबका ज्यादा वर्चस्व नहीं है। आम आदमी पार्टी की छोटी छोटी टुकड़ियां हैं, जिले स्तर पर वो काम करती हैं। हालांकि निकाय चुनाव लड़ा, एक भी पार्षद आम आदमी पार्टी का नहीं आया, और जबकि AIMIM ने यहाँ से 11 पार्षद दिए। खासतौर से मेरठ की अगर हम बात कर लें तो AIMIM का वर्चस्व इसलिए बढ़ने लगा है क्योंकि मुस्लिम AIMIM पर जाने लगा है। आम आदमी पार्टी का कोई अपना वोट बैंक तो नहीं है, तो ऐसे में अभी यहाँ अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो कोई खास वर्चस्व नहीं है और दिल्ली कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के कब्जे में है और पंजाब कब्जे में है, तो साफ तौर पर 2 ही राज्य कह सकते हैं आम आदमी पार्टी का वहाँ कहीं ना कहीं जोर है। और गुजरात में भी इन लोगों ने ट्राई किया, लेकिन इतना जरूर है कि इंडिया अलायंस को दिल्ली में और पंजाब में काफी फायदा हो सकता है आम आदमी पार्टी के साथ आने से। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता आम आदमी पार्टी के किसी नेता को बड़ा नहीं मानती है, क्योंकि यहाँ अलग राजनीति है, दिल्ली में अलग राजनीति है। यहाँ अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का जो एक एजेंडा है, कह सकते हैं उनके काम है, उनका जो बखान हो रहा है, तो लोग भी उन्हीं पर विश्वास करना चाहते हैं। और इंडिया अलायंस की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी सबसे बड़ा कह सकते हैं सेकंड दल है जो भाजपा को डिफीट कर सकता है। लेकिन आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बाराबंकी में छोटेलाल यादव का निधन हुआ। पूर्व सपा विधायक एवं दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रहे हैं छोटेलाल। कई दिनों से लखनऊ के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। हाल ही में सपा छोड़कर वो भाजपा में शामिल हुए थे। छोटेलाल यादव 3 बार विधायक और सपा सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रहे। वरिष्ठ नेता छोटेलाल यादव के निधन से क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने इस पर शोक जताया है और ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है और आज शाम पैतृक गांव बेल्हा में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज शाम पैतृक गांव बेल्हा में छोटेलाल यादव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। बाराबंकी में छोटेलाल यादव का निधन हो गया और आपको बता दें, पूर्व सपा विधायक एवं दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रहे हैं छोटेलाल। कई दिनों से लखनऊ के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। हाल ही में सपा छोड़कर वो भाजपा में शामिल हुए थे और 3 बार विधायक और सपा सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रह चुके हैं। वरिष्ठ नेता छोटेलाल यादव के निधन से क्षेत्र में अब शोक की लहर फैल गई। जाहिर सी बात है कि इतने बड़े नेता का जब देहांत होता है तो लोगों में दुख की घड़ी तो होती है और लोगों को दुख तो होता ही है। लेकिन आपको बता दें कि आज शाम बेल्हा में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और काफी राजनीति के मंजे हुए नेता उनको माना जाता था, आज उनका निधन हो गया है।
एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मेरठ में अहमदनगर और बुनकर नगर में दबंगों का आतंक देखने को मिला। लोगों के घरों और दुकानों के बाहर खुलेआम हवाई फायरिंग की गई। अपना वर्चस्व कायम करने के लिए दबंगई करते हुए नजर आए। एफआईआर दर्ज होने के बाद भी दबंगों ने दूसरी घटना को अंजाम दिया है। दूसरी फायरिंग की घटना में भी पीड़ित ने थाने में तहरीर दी। पुलिस पर आरोप है कि उसके द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। पीड़ित खौफ के साए में अब जीने को मजबूर है। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। दबंगों की दबंगई सामने देखने को मिली है और पुलिस पर यह गंभीर आरोप लगाया गया है पीड़ितों के द्वारा कि पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है और वो अभी भी खौफ के साए में जीने को मजबूर है। लिसाड़ी गेट क्षेत्र का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर लगातार बता रहे हैं मेरठ। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मेरठ में बवाना क्षेत्र में रबड़ के गोदाम में भीषण आग लगी। घनी आबादी के क्षेत्र में चल रही थी रबड़ की फैक्ट्री और आपको बता दें मौके पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौजूद रहीं। आग लगने से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल है। आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स वहां पर तैनात है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। आग लगने से अब क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है और लोग परेशान दिखाई दिए। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। उस कारण को तलाशने की लगातार कोशिश की जा रही है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स वहां पर तैनात है। श्रावस्ती जनपद में राप्ती नदी में नहाने गई किशोरी की डूबकर मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे स्थानीय गोताखोर और ग्रामीणों की मदद से किशोरी के शव को नदी से बरामद कर लिया गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं सूचना पाकर एसडीएम जमुनहा तहसीलदार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी में वो जुट गई है, लेकिन परिजन शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर रहे हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने लिखा पढ़ी कर शव को परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। तो गोताखोरों की मदद से शव को बरामद किया गया है और जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए कहा था, लेकिन पीड़ित परिवार है वो पोस्टमार्टम के लिए राजी नहीं था और आखिर में ये हुआ कि पुलिस के द्वारा जो शव है वो पीड़ित परिवार को सुपुर्द कर दिया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राप्ती नदी में नहाने गई किशोरी की डूबकर मौत हो गई और उसके बाद गोताखोरों की मदद से उसका शव बरामद किया गया। कुशीनगर में दबंगों ने एक व्यापारी को जमकर पीटा। बताया जा रहा है कि तुर्कपट्टी के गुरवलिया बाजार में बैग खरीदने गए एक व्यक्ति को दबंग युवकों की व्यापारी से बहस हो गई, जिसके बाद दबंगों ने उसकी पिटाई कर दी। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं इस घटना से नाराज व्यापारियों ने बाजार बंद कर दिया। बांदा में 10 लाख की कीमत की चोरी हुई मोटरसाइकिलों को पुलिस ने बरामद किया। साथ ही पुलिस ने अंतर जनपदीय चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए कई बड़े खुलासे भी किए। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से चोरी की 10 मोटरसाइकिलें पुलिस ने बरामद की हैं। चेकिंग के दौरान आपको बता दें पुलिस ने ये कार्रवाई की है और वहीं एएसपी लक्ष्मी निवास मिश्रा ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। ये आज थाना कोतवाली पुलिस और सर्विलांस की टीम, एसओजी की टीम संयुक्त रूप से चेकिंग की रही थी चुनाव के मद्देनज़र। पुराना बाईपास सुकुल कुआं के पास जो है 2 लोग मोटरसाइकिल से आ रहे थे। उनको रोकने का इशारा किया, भागने लगे। दौड़ा करके उनको पुलिस ने पकड़ा तो उनके पास से चोरी की एक मोटरसाइकिल बरामद हुई जिसका मुकदमा कोतवाली में पंजीकृत था। कड़ाई से पूछताछ करने पर इनकी निशानदेही पर 9 मोटरसाइकिलें और बरामद हुई हैं। कुल लगभग
8 से 10 लाख कीमत के 10 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं और ये सातिर चोर है। जनपद मौदहा के घुशियारी गांव थाना मौदहा का रहने वाला है और अभी इससे पूछताछ की जा रही है कि इसने मोटरसाइकिलें कहां कहां से चुराई हैं। इन 10 मोटरसाइकिलों में से 5 मोटरसाइकिलें कोतवाली से चोरी हुई हैं जो लिंक हो गई हैं। शेष मोटरसाइकिलों को लिंक करने के प्रयास किए जा रहे हैं और इन दोनों अभियुक्तों की क्रिमिनल हिस्ट्री है। इन पे आगे गैंगस्टर एक्ट के तहत भी। बाराबंकी में एक सरकारी स्कूल के बच्चों को शैक्षिक भ्रमण पर लेकर लखनऊ गई बस वापसी में हादसे का शिकार हो गई। इस दर्दनाक हादसे में 3 बच्चों समेत 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि शिक्षकों और बच्चों समेत करीब 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। दरअसल यह सभी बच्चे विकासखंड सूरतगंज के कंपोजिट विद्यालय हरक्का के हैं, जिन्हें विभाग की ओर से शैक्षिक भ्रमण पर लखनऊ के चिड़ियाघर समेत दूसरी जगहों पर ले जाया गया था। जा रहे थे चिड़ियाघर से, हम वापस आ रहे थे, अचानक से बस पलट गई। किसी को कुछ नहीं पता कि कैसे पलटी। आराम से सब लोग आ रहे थे, कोई बात नहीं थी। लगभग कितने बच्चे थे? लगभग 50 के आसपास। सर जैसे हम लोग स्कूल से शैक्षिक भ्रमण के लिए निकले थे सुबह लखनऊ चिड़ियाघर के लिए, और उधर से हम लोग अपना घूम के बच्चों को दिखा के और फिर लौट रहे थे। तो अचानक बस रोड पे ही पलट गई। अच्छा। एक बाइक को बचाने के चक्कर में, अब आगे तो हम नहीं देख पाए बाइक का क्या था, और फिर यही बस रोड पे ही बहुत दूर तक घसीट के चली गई। टोटल कितना स्टाफ था आपके साथ? वो बच्चे कितने थे? बच्चे सर 40 बच्चे। और स्टाफ आपका कितना था? 5 लोग। आज कंपोजिट विद्यालय ब्लॉक सूरतगंज जनपद बाराबंकी की एक शैक्षणिक टीम बच्चों की चिड़ियाघर देखने के लिए लखनऊ में गई थी। जो शाम को वापस आ रही थी तो देवा से फतेहपुर रोड पर सलारपुर के पास एकाएक सामने से मोटरसाइकिल आने पर बस वहां पे टकरा करके पलट गई, जिसमें 3 बच्चों की मौके पर ही दुखद मृत्यु हो गई है और एक कंडक्टर जो बस का मालिक भी है उसकी मौके पर मृत्यु हो गई है। कुल 4 लोगों की मृत्यु हो गई है। घटना में गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को रिफ़र किया गया है KGMC इलाज के लिए, जिसमें एक मोटरसाइकिल का चालक जो सामने से आया था और 2 बच्चे हैं। 3 लोगों का इलाज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चल रहा है, जो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं, और शेष 25 बच्चे जो कि सामान्य तौर पर घायल थे उनको CHC से ही प्राथमिक उपचार करके उनको उनके घर छोड़ दिया गया है। इस प्रकार घटना में अभी तक कुल 4 लोगों की मृत्यु हो गई है, जिसमें 3 बच्चे हैं, एक कंडक्टर है और 3 लोग रिफ़र किए गए हैं KGMC जो गंभीर स्थिति में है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है और 42 बच्चे, 4 टीचर सब लोग वहाँ पे लखनऊ में चिड़ियाघर देखने जा रहे थे और जाके वापसी में शाम को आते समय लगभग 6:15 बजे इनका एक्सीडेंट हो गया था। एक बाइक का बचाने के चक्कर में ड्राइवर ने अपने कंट्रोल लूज कर दिया था, इसकी वजह से बस पलट गया। वो पलटने की वजह से ये घटना घट गई और उसमें 3 बच्चियों को डेथ हो गया था और एक बस का क्लीनर बोलते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए AMV नेटवर्क।